हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है बेटा हमारा पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, क्लास 8। ये स्टार्ट कर दिया था हमने। तो इसके ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? तो मैटर क्या होता है बेटा? मैटर के अंदर क्या होता है? किसी भी जो कोई भी पदार्थ होता है, मैटर जो पदार्थ होता है उसके अंदर मास और वॉल्यूम होता है। ठीक है, वो उस चीज़ का मैटर होता है। ठीक है, इसके लिए हमने ये एग्जाम्पल वगैरह किए थे कि जो मैटर होता है वो बहुत बहुत छोटे टीनी पार्टिकल से मिलके एक बिल्डिंग, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिलके एक बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, जिससे एक कोई भी पार्टिकल्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था। इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आए थे, देन इंटर पार्टिकल फोर्सेज आई थी और इंटर पार्टिकल स्पेस आई थी। ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होती है? वो जहाँ पे दो पार्टिकल्स होते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसको इंटर पार्टिकल फोर्स बोलते हैं। यानी कि जो फोर्स उन दोनों पार्टिकल्स को पकड़ के रखती है, जोड़ के रखती है, उसको इंटर पार्टिकल फोर्स बोलते हैं। और स्पेस क्या होता है? उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो गैप बन गया उसको हम स्पेस बोलते हैं। उसके बाद आ गया था डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। तो जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है वही फोर्स का काम करता है। और ये फोर्स क्या कहलाती है? जो फोर्स लगती है दो पार्टिकल्स के बीच में उसको हम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक कर ली थी। उसके बाद हम आ गए थे कि भाई मैटर की 3 स्टेट दे रखी हैं। ठीक है, वैसे तो 4 या 5 हम पढ़ते हैं, लेकिन वो जो 2 स्टेट हैं प्लाज्मा वाली, वो स्टेट हमारे इसमें चैप्टर में नहीं दे रखी, 7th क्लास की 8th क्लास के चैप्टर के अंदर। तो वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हमारे जो भी चैप्टर में आएगी 9th 10th में, तो वहाँ पे हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेट दी गई हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बेटा सॉलिड क्या होता है? सॉलिड के अंदर एक तो डेफिनेट शेप होती है सॉलिड की खुद की, एक वॉल्यूम होता है। यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनकी खुद की शेप होती है और खुद का अपना आयतन होता है। दोनों चीज़ें उसके पास प्रेजेंट होती हैं, उसको सॉलिड होती है। अब सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स है और जो स्पेस है वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स जो होती है, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो भी मैक्सिमम होती है। और जो स्पेस होता है वो क्या करता है? दो पार्टिकलों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सॉलिड में आती है। देन आता है सेकंड स्टेट लिक्विड। लिक्विड के अंदर क्या होता है बेटा? लिक्विड के अंदर क्या होता है? जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। ठीक है, और जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की या फिर उनको जोड़ के रखने की, वो भी उसके अंदर मिनिमम हो जाती, कम हो जाती है। ठीक है, उनकी अपनी एक उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होती है। ठीक है, देन गैस के पास दोनों चीज़ें नहीं होती, ना तो शेप होती है ना ही वॉल्यूम होती है। ठीक है, और जो पावर इंटर पार्टिकल फोर्स वाली है वो नेग्लिजिबल्स हो जाती है और जो स्पेस होता है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो पहली जो स्टेट है मैटर की उससे स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने वो पढ़ा जो कल हमने किया था, और इससे आगे हमने स्टेट के बारे में डिस्कशन किया है। अब जो हमारे चैप्टर में है कि भाई स्टेट तो दे रखे हैं, 3 स्टेट हैं, ठीक है, लेकिन हम इन सब चीज़ों के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सी चीज़ सॉलिड के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे और कौन सी चीज़ हम लिक्विड के अंदर रखेंगे, कौन सा एग्जाम्पल हम गैस के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हमें चैप्टर स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सॉलिड स्टेट के अंदर हाउ आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, किस किस प्रकार से बंधे हुए होते हैं, ऐसे इस चीज़ का हम पता लगाते हैं, जानकारी करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके लिए हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा, कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि एक्टिविटी करते हैं किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए, तो एक्टिविटी है हमारी कलेक्ट ए फ्यू सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज ए पीस ऑफ आयरन और एन आयरन नील। अब देखो कुछ जो सॉलिड ऑब्जेक्ट दे रखे हैं डायग्राम के अंदर, इनको पढ़ते जाओ और लाइन बाय लाइन जो मैं बोल रही उसको भी अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन करो।
इसने बोला है कि कुछ जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं उनको हमें कलेक्ट करना है, जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक है पीस ऑफ आयरन और एन आयरन नेल, यानी कि या तो आप लोहे का टुकड़ा ले लो कुछ, ठीक है, आयरन का, या फिर आप एक आयरन नेल है जिसको हम कील बोलते हैं वो ले लो, ठीक है। सेकंड है ए पीस ऑफ रॉक साल्ट, रॉक साल्ट समझ गए। थर्ड है स्टोन, एक पत्थर। फोर्थ है पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा। एक की, एक चाबी, एंड ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम्स, और एक टुकड़ा एल्यूमिनियम का। ये सारी चीज़ें 6 आइटम हमें कलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व देयर शेप एंड साइज, अब इन सभी का हमें शेप और जो साइज है वो ऑब्जर्व करना है। ट्राई हैमरिंग दैम, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो हथौड़ा है उससे मार के देखो कुछ फ़र्क पड़ता है क्या होता है, ठीक है। ये बोल रहा है ट्राई हैमरिंग दैम, इन विच ऑफ द अबव 6 ऑब्जेक्ट डू यू थिंक पार्टिकल आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड टुगेदर। इन सारी चीज़ों के अंदर आप लोग सोचोगे कि जो पार्टिकल हैं वो स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से, जो पार्टिकल्स हैं इन चीज़ों के, चाहे लोहे का हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, चाहे रॉक साल्ट का हो, या किसी का भी हो, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल दिस ऑब्जेक्ट आर सॉलिड, आपने ये नोटिस किया है कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड हैं। दे हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इनकी अपनी डेफिनिट शेप होती है, इनकी अपनी एक आकृति होती है और अपना आयतन भी होता है। तो सॉलिड के पास बेटा अपनी डेफिनिट शेप होती है और वॉल्यूम होता है, ठीक है। दिस इज due to the fact that in solid the particles are tidally packed and interparticle attractions are very strong। इसी वजह से ये जो फैक्ट है सॉलिड का, इसी फैक्ट की वजह से जो पार्टिकल है वो टाइडली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जो पावर होती है अट्रैक्शन करने की किसी भी चीज़ की, वो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। These strong force of attraction held the particles in fixed positions, और ये जो force of attraction होता है ये क्या करता है, जो particles होते हैं solid को उनको जोड़ के रखती है फिक्स्ड पोजीशंस के ऊपर, उनको इधर उधर हिलने डुलने नहीं देती, उनको फ्रीली मूवमेंट करने नहीं देती, ठीक है। प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम मूविंग फ्रीली, उनको फ्रीली मूवमेंट करने से रोकते हैं। द पार्टिकल्स कैन ओनली मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर पोजिशंस बट कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल हैं ये एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वाइब्रेटली और ओसिलेट पोजिशंस के ऊपर, लेकिन ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। क्या बताया इसने कि भाई जो सॉलिड होता है उसके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स, जो अट्रैक्शन पावर जो होती है, फोर्स जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। देन इसने बताया कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूवमेंट नहीं करते, क्योंकि वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। फ्रीली मूवमेंट नहीं करते क्योंकि वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन वो मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। यही चीज़ सॉलिड की होती है, ठीक है। देखो व्हेन सॉलिड आर हीटेड, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं, देयर पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर विग्योरसली, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। A stage is reached when these vibrations become so vigorous that the particles start leaving their position। एक टाइम ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है जब हम सॉलिड को हीट करेंगे, कोई भी सॉलिड पार्टिकल है उसके नीचे अगर हम, ये सॉलिड पार्टिकल है, मान लो एक स्टोन है, इसके नीचे हम फायर लगा देते हैं, यानी कि इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो जो इसका जो बाउंड है, ये जो पत्थर है, गोल्ड जो पत्थर है हमारे पास, वो क्या करेगा, हीट की वजह से वो टूट जाएगा, तो इसके जो पार्टिकल हैं वो भी टूट जाएंगे। इसके अंदर जो इंट्रैक्शंस पावर है, इंटर पार्टिकल फोर्स है, वो भी टूटेगी। इसके जो एटम मॉलिक्यूल्स कण जिससे ये बना है वो दूर दूर हो जाएंगे,
तो ये चीज़ इसने बता रखी है कि एक स्टेज आती है जहाँ पे हम इसको हीट करते हैं, जिसकी वजह से इसके जो पार्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशंस इस लेवल तक होती है कि जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी जगह छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उनका जो बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस गेट वीकेंड एंड solid get converted into the liquid state। जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर बेटा, लिक्विड के अंदर। सॉलिड से चेंजमेंट हुआ, चेंजमेंट कैसे हुआ, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज़्यादा थी, उसको हीट किया, हीट करने के बाद वो इतनी हीट हो गई, इतना उसका जो पार्टिकल है वो वीक होने लग गए और एक स्पेस बन गया दोनों के बीच में, और वो दोनों उनके बीच के जो बाउंड है वो टूटने लग गया और जो पार्टिकल है वो अलग अलग होने लगे। और ये एक स्टेज आती है जहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड कोई भी पार्टिकल चेंजमेंट करता है, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर लगता है, the temperatures at which this happen is the melting point of the solid। और ये जो टेम्परेचर है जहाँ पे जो सॉलिड है वो पिघलना स्टार्ट करता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो उसका गलनांक होता है। क्या होता है, गलनांक होता है, ठीक है। अब देखो डायग्राम में देखो, फर्स्ट डायग्राम जो है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, दोनों जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक टाइडली अटैचमेंट है, यानी कि उनके बीच में फ्रीली गैप नहीं है, गैप होता है उनके बीच में लेकिन फ्रीली गैप नहीं होता, वो फिलअप वाला गैप नहीं होता, ठीक है, स्पेस नहीं होता, वो टाइडली पैक्ड होते हैं, एक बाउंडिंग फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने उसको हीट किया उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो होनी स्टार्ट हो गई। और सेकंड डायग्राम के देखो, सेकंड डायग्राम में है पार्टिकल्स विद इंक्रीज्ड वाइब्रेशन, पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशंस बढ़ गई तो उनके अंदर गैप हो गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप हुआ। और थर्ड स्टेज के अंदर गैप होता होता इतना हो गया कि जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूवमेंट करने लग गए और वो चेंजमेंट जो हुआ वो कैसा हुआ, वो लिक्विड फॉर्म में हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जिस टेम्परेचर्स के ऊपर सॉलिड पिघलना स्टार्ट करता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसका गलनांक बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट है द मिनिमम टेम्परेचर्स एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स इज कॉल्ड इट मेल्टिंग पॉइंट। वो न्यूनतम तापमान जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो न्यूनतम तापमान होता है जहाँ पे कोई भी लिक्विड होता है, वो द मिनिमम टेम्परेचर्स, न्यूनतम तापमान के ऊपर कोई भी सॉलिड जो होता है वो पिघलता है और वो क्या करता है, लिक्विड के अंदर आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के अंदर, तो वो उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पर जो न्यूनतम तापमान लगता है जिसके अंदर जो सॉलिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर, वो उसका क्या कहलाता है बेटा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, यानी कि वो उस पदार्थ का गलनांक पॉइंट कहलाता है। क्लियर, ओके। देन नेक्स्ट है जनरली इन ए लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स आर समवॉट फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू दोज इन द सॉलिड स्टेट। जनरली क्या होता है, एक लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग मूवमेंट करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट होता है एज़ कंपेयर टू सॉलिड की बजाय। आइस इसका एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इट्स पार्टिकल आर फर्दर अपार्ट देन दोज इन द वाटर्स। तो आइस इसका एक्सेप्शन है जिसकी जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखो सम सॉलिड हैव वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस, कुछ जो सॉलिड होते हैं जिसके अंदर वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सो देयर मेल्टिंग पॉइंट आर लो, इसी वजह से जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम होता है। वाइल अदर हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि कुछ अदर जो
सॉलिड होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जिन भी पार्टिकल्स के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन से ज़्यादा होगी उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। जिनकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस वीक होगी उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो ये 2 पॉइंट याद हो गए। ओके, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो याद हो गया। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पे जो लोवेस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स होता है, जहाँ पे जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, while other okay, some examples of solid and their melting point are shown in the table 7.1। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सॉलिड के और उनका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है टेबल पॉइंट 7.1 के अंदर। देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम सॉलिड मटेरियल दे रखा है और उसका मेल्टिंग पॉइंट है। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा 133 डिग्री सेल्सियस। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन है सॉलिड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, व्हाट अबाउट लिक्विड एंड गैसेस। जो सॉलिड है उसके पास उसका डेफिनेट वॉल्यूम्स होता है, डेफिनेट आयतन होता है, लेकिन लिक्विड और गैस का क्या। तो क्वेश्चन का आंसर ढूंढो। देखो, सेकंड स्टेट है हमारे पास लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को पढ़ने से पहले हम उसकी जो एक्टिविटी है उसको समझते हैं, उसी के अंदर हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक्टिविटी करनी है। लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। चलो ट्राई करते हैं और कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, डायग्राम देख लो पहले। हम ए, बी और सी 3 चीज़ें हैं, तीनों अलग अलग शेप की हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है उनके अंदर जो मात्रा है चीज़ की वो तीनों के अंदर सेम दे रखी है। ठीक है भाई, ओके। तो देखो इसके अंदर क्या है कि टेक 3 क्लीन एंड ड्राई कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप लेवल दैम ए, बी एंड सी। हमें क्या करना है, 3 क्लीन और ड्राई कंटेनर्स लेने हैं जिनकी शेप जो है तीनों की अलग अलग है। फर्स्ट लिए हमने बोतल, सेकंड हमारे पास जग है और थर्ड है ग्लास टम्बलर। ठीक है, तीनों की शेप अलग है, साइज अलग है। ठीक, देखो, मार्क दी 200 ml लेवल इन ईच कंटेनर्स यूजिंग ए मार्कर और बाई पेस्टिंग ए थिन स्ट्रिप ऑफ पेपर। अब हमें 200 मिलीलीटर लेवल पर प्रत्येक कंटेनर पे एक मार्कर से निशान कर देना है, या फिर हम उसके ऊपर टेप भी चिपका सकते हैं। फिल कंटेनर ए विद वाटर अप टू द मार्क्ड लेवल। अब जो कंटेनर ए है उसको हमें जहाँ पे हमने 200 लेवल पे मार्क किया है वहाँ पे फिल अप करना है। केयरफुली ट्रांसफर्स द वाटर फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी विदाउट स्पिलिंग एंड ऑब्जर्व द शेप एंड लेवल ऑफ द वाटर। अब जो ए बोतल का जो पानी है वो पानी हमें बिना उसको हिलाए डुलाए, बिना नीचे गिराए, हमें ऐसे कैसे उठा के सेकंड के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, जैसे कि बोतल का पानी हमें जग के अंदर डाल देना है। वही सेम पानी, कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड नहीं करनी, कुछ रखना नहीं, कुछ डालना नहीं। ठीक है, सेम पानी उठाना है, उसके अंदर हमें डाल देना है। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट क्या हुआ, नाउ ट्रांसफ़र द सेम वाटर फ्रॉम कंटेनर्स बी टू कंटेनर सी केयरफुली एंड ऑब्जर्व द शेप एंड इट्स लेवल अगेन। अब हमें क्या करना है, वो सेम पानी बी में से सी में ट्रांसफ़र कर देना है और ऑब्जर्व करना है कि भाई उसकी जो शेप है वो क्या चेंज हुई है या नहीं, उसका लेवल है वो चेंजमेंट आया या नहीं। ठीक है, उसके बाद है देखो नेक्स्ट है यू विल नोटिस दैट द वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर्स इनटू विच इज poured। जो पानी है उसको हमने जैसे बर्तन के अंदर डाला वो क्या किया, उसने उसी चीज़ की शेप ले ली। जैसे हमने उसको बोतल के अंदर डाला तो उसने बोतल की शेप ले ली, जैसे ही हमने उसको बड़े बीकर के अंदर डाला या जग के अंदर डाला तो उसने जग की शेप ले ली, जैसे ही हमने गिलास के अंदर डाला तो उसने गिलास की शेप ले ली। ठीक है, so we can say that liquid do not have fixed shape and take the shape of the containers are they kept it। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड होता है उसकी कोई शेप नहीं होती, उसको हम जिस भी चीज़ में डालते हैं, जिस बर्तन में डालते हैं वो क्या करता है, उसकी शेप ले लेता है।
दिस हैपन बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर फ्री टू मूव। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। In all three containers, the water levels remain at 2 milliliters and no change in volumes is observed. ये जो तीनों कंटेनर थे इनके अंदर जो पानी का वाटर लेवल था वो क्या था, वो 200 ml ही था। उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर कोई चेंजमेंट हमने ऑब्जर्व नहीं किया। हैंस वी से दैट लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड है उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। हाउएवर इफ़ ए कंटेनर्स इज़ नॉट क्लीन, अगर हमने मान लो कंटेनर को अच्छे से साफ नहीं किया है, सम वाटर में स्टिक टू इट वॉल्स, कुछ पानी जो होता है वो उसकी दीवारों पे चिपक जाता है, causing the water levels in the next container to be slightly less than 200 ml after pouring। इसकी वजह से ये होगा कि बेटा कुछ जो पानी है उसकी वॉल के ऊपर जो चिपक गया उसकी वजह से जब हम उसको नेक्स्ट कंटेनर में डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी जो अमाउंट है वो स्लाइटली लेस हो जाएगी 200 ml से। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी 7.4 shows that the particles of liquid can move freely but only within a limited space। जो एक्टिविटी 7.4 हमने की है उसके अंदर क्या दर्शाया गया है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूवमेंट तो करते हैं लेकिन एक बट ओनली विद इन ए लिमिटेड स्पेस, लेकिन उनका एक लिमिटेड स्पेस के अंदर। देयरफॉर वी कैन infer that liquid have no fixed shape but have a fixed volume। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती और जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड होती है। उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, जैसे बर्तन में हम उसको डालते हैं वो उसकी वैसी शेप ले लेता है लेकिन उसका जो आयतन होता है वो उसका फिक्स्ड होता है। ओके, तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होती है। सॉलिड के अंदर क्या हुआ, सॉलिड के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके, आगे देखो। लेट अस नाउ कंपेयर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इन लिक्विड एंड सॉलिड। अब हमें क्या करना है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन दोनों की कंपैरिजन करनी है। टेक सम वाटर्स इन शैलो वेसल्स एंड ट्राई टू मूव योर फिंगर थ्रू इट। अब हमें कुछ पानी लेना है एक बर्तन के अंदर, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, उसमें से अपनी उंगली को ऐसे हमें घुमाना है। ठीक है, मान लो ये कोई बर्तन है, इसके अंदर पानी है तो आप इसको फ्रीली ऐसे मूवमेंट करना है। ठीक है, आर यू एबल टू मूव योर फिंगर थ्रू दी वाटर। क्या आप ये जो बर्तन में पानी दिख रहा है इसमें से अपनी उंगली को फ्रीली मूवमेंट करा पा रहे हो। यू कैन मूव योर फिंगर थ्रू वाटर्स विदाउट ब्रेकिंग और कटिंग इट परमानेंटली विच कैन नॉट बी डन इन द केस ऑफ द सॉलिड। ऐसा आप लिक्विड के अंदर ही कर सकते हो कि अपनी उंगली को फ्रीली मूवमेंट करा सकते हो, ये बिना किसी कटे फटे के, मतलब उंगली को चोट फोट ना लगे उसी वजह से। ठीक है, ये सिर्फ लिक्विड में कर सकते हो, सॉलिड में ये नहीं हो सकता, सॉलिड हार्ड होता है। ठीक है, व्हेन यू ट्राई दिस यू आर टेम्परेली डिस्प्लेसिंग वाटर, एज सुन एज यू रिमूव योर फिंगर द पोजिशंस ऑफ द वाटर इज रिस्टोर्ड। जैसे ही आप पानी से अपनी उंगली को हटाओगे तो पानी क्या करेगा, आपकी उंगली की जो जगह थी वो वापस से रिस्टोर्ड हो जाएगी और वो दोबारा से जो पानी जिस शेप में था वैसी शेप में आ जाएगा। We can say that in liquid the interparticle attractions are slightly weaker than in solid। इसीलिए आप बोल सकते हो कि जो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में कम होता है, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल क्लोज टुगेदर। लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्लोज टू एक दूसरे से क्लोज्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग जगह उनके पास होती है। अब देखो, अब आप याद करो जो क्यूरियोसिटी बुक है उस ग्रेड 6 की, उसके अंदर चैप्टर है टेम्परेचर्स एंड इट मेजरमेंट, तापमान और उसका मापन। ठीक है, जो हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, उसके अंदर इसने बताया कि वेयर यू ऑब्जर्व द टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, स्टेज कम व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग।
जब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि टेम्परेचर्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसी भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, लिक्विड के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एक होता है। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो एक स्टेज आती है जब वो क्या करता है, उबलना स्टार्ट कर देता है, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और जिस टेम्परेचर्स के ऊपर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देता है और एक वेपर की फॉर्म में बन जाता है, उसको उस चीज़ का हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था जब सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफ़र होता है, कोई भी हार्ड चीज़ लिक्विड में ट्रांसफ़र होती है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस भी पॉइंट पे वो चेंज होगी। ठीक है, जब लिक्विड वेपर की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी, एक टेम्परेचर्स के ऊपर बॉईल होना स्टार्ट हो जाती है, वो टेम्परेचर्स उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, देखो, व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड ए स्टेज कम when it start boiling. The temperatures at which a liquid boil and turn into vapor at atmospheric pressures is called it boiling point. जब लिक्विड क्या करता है, लिक्विड उबलना स्टार्ट हो जाता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के ऊपर और वो वेपर फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्या कहलाएगा, क्वथनांक उसका कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिकम सो विगरस दैट दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर्स। इस टाइम पे जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, वो तेजी से होता है, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, रिजल्टिंग इन ए डिक्रीजिंग इन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। इवेंचुअली द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन एस्केप फ्रॉम लिक्विड स्टेट, द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स और द गैसियस स्टेट। और ये जो स्टेज होती है इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स के अंदर, और जिसको हम बोलते हैं गैसियस स्टेट। ठीक है, अब क्वेश्चन है, आई हैव सीन दैट स्पिल्ड वाटर डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम एंड इट हैपन एट एनी टेम्परेचर। मैंने पानी को गायब होते देखा है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, ये जब होता है तो टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे होता है और किस टाइम होता है। ठीक है, कैसे ये चीज़ होती है। At the boiling point, the formation of vapors is very fast and occurs not only at the surface but also within the liquid. वो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जहाँ पे वेपर्स बनते हैं बहुत फास्ट, वो क्या करते हैं, उनके पास अकस नॉट ओनली एट द सरफेस बट आल्सो विद इन द लिक्विड। लिक्विड से जब वो फॉर्मेशन होती है गैसियस स्टेट की, वेपर्स की, तो उस टाइम क्या होता है, दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व्ड एज बबल फॉर्मेशंस इन द लिक्विड। तो वो क्या करता है, एक बबल फॉर्मेशन करते हैं लिक्विड की। हाउएवर वेपर फॉर्मेशंस अकर ऑल टेम्परेचर्स, वेपर फॉर्मेशंस किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, दो स्लोली एंड ओनली एट द सरफेस। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है और बहुत धीरे धीरे होता है सरफेस के ऊपर। ठीक है, दिस स्लोएस्ट प्रोसेस इज नॉन एज इवेपोरेशंस। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। जिस प्रोसेस के अंदर, जिस बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड वेपर्स के अंदर फॉर्मेशन करता है धीरे धीरे एक सरफेस टेम्परेचर्स के ऊपर, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, यानी कि वाष्पीकरण बोलते हैं। अबाउट विच यू हैव लर्न इन अर्लियर ग्रेड, जिसके बारे में आपने पहले वाली कक्षाओं में, यानी कि बहुत पहले आपने इन चीज़ों के बारे में जान लिया था। नेक्स्ट और थर्ड स्टेज है बेटा मैटर की, वो है गैसियस स्टेज। गैसियस स्टेज के अंदर क्या है, पहला क्वेश्चन है, डू गैसेज आल्सो हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या गैस के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। देखो, तो इसका पता लगाने के लिए हमें एक्टिविटी और इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन गैस के पास ना तो वॉल्यूम होती है ना शेप होती है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, छानबीन खोजबीन जो भी है स्टार्ट करते हैं। टेक 2 ट्रांसपेरेंट जार,
और ग्लास टम्बलर्स एंड मार्क दैम ए एंड बी। अब क्या बोला है कि हमें 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर्स या फिर जार लेने हैं, ए और बी, उनको लेबल करना है, नाम देना है, ठीक है। कांच के ग्लास भी आप ले सकते हो जो ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार हम उसमें देख पाते हैं। क्रिएट सम स्मोक बाय बर्निंग एंड इनहेंस स्टिक। क्या करना है कि जो हमें इनहेंस स्टिक अगरबत्ती जो होती है उसको जला के हमें थोड़ी धुआं क्रिएट करनी है। होल्ड द जार ए अपसाइड डाउन ओवर द स्मोक। अब जो जार ए है उसको ऊपर की साइड हमें पकड़ के रखना है, उसके अंदर धुआं भरनी है, ठीक है। द गैस जार शुड ट्रैप द स्मोक इनसाइड। और ये जो गैस जार होता है उसके अंदर स्मोक को अंदर की साइड जाने देना है। टर्न इट ओवर एंड कवर इट विद द ग्लास पैलेट। अब इसको क्या करना है कि उसको एक ग्लास प्लेट की सहायता से ढक देना है। होल्ड अनदर जार बी अपसाइड डाउन एंड जेंटली प्लेस इट ओवर द ग्लास पैलेट कवरिंग द गैस जार बी। अब जो दूसरा गैस जार हमने लिया था उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से पहले वाले की जो बी प्लेट थी उसको हटा के उसको उसके अपोजिट में रख देना है, दोनों को कवर अप कर देना है। कैसे समझ में आएगा, ये समझ में आएगा डायग्राम से। देखो पहले हमें क्या किया, पहले हमने ग्लास जार लिया कलेक्टिंग स्मोक, उसके अंदर हमने अगरबत्ती जला के उसके अंदर धुआं भर दिया, ठीक है। सेकंड डायग्राम में दिखा रखा है कि वही उसके ऊपर हमने एक ग्लास प्लेट ढक दिया। थर्ड में हमने बात करी है कि जो गैस जार जो स्मोक जार बी है उसको हमने सीधा पकड़ा, ठीक है। उसके बीच में से जो प्लेट थी उसको हटा के उसको उसके ऊपर उल्टा रख दिया। देखो डायग्राम, प्लेट हटाई और बी को उसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब पढ़ो। रिमूव द ग्लास पैलेट स्लोली एंड इंश्योर दैट बोथ गैस जार आर क्लोज इनफ एंड देयर इज नो गैप फॉर स्मोक टू एस्केप। अब जब हमने प्लेट हटा दी तो हमें क्या करना है कि स्लोली से क्लोजली इनफ स्पेस नो स्मोक एस्केप टू, यानी कि जो दोनों ग्लास जार थे उनको क्लोजली हमें एक दूसरे से पैक करके रखना है ताकि जो गैस है वो लीक ना करे और वो अच्छे से उसके अंदर फिलअप हो जाए। ऑब्जर्व हाउ द स्मोक स्प्रेड इनसाइड द गैस जार बी। अब धीरे धीरे देखो कि जो गैस ए है वो गैस बी के अंदर जा रही है, जार ए से बी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। The smoke fill the entire space in the gas jar B, indicate that gases do not have fixed volume and tend to occupy the entire available space। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो गैस होती हैं उनके पास कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, वो क्या करती है जहाँ पे उन्हें जगह मिलती है वहाँ पे मूवमेंट कर जाती है। लाइक लिक्विड दे आल्सो एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल दे आर इन। जैसे लिक्विड होता है ये क्या करते हैं उसी प्रकार से जो बर्तन होता है उसकी शेप ले लेते हैं। दिस इलस्ट्रेट दैट द पार्टिकल्स इन गैसेस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस एंड इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस आर नेग्लिजिबल्स। एज ए रिजल्ट गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। ये जो मूवमेंट हो पार्टिकल का वो फ्रीली मूवमेंट होता है सभी डायरेक्शंस के अंदर। इनके अंदर जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स होती है वो नेग्लिजिबल्स होती है, यानी कि ना के बराबर होती है, जिसके कारण क्या होता है गैसियस के पास ना तो उसकी शेप होती है ना ही उसका वॉल्यूम होता है। क्लियर यहाँ तक? ओके। इन दिस एक्टिविटी स्मोक इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट। इस एक्टिविटी से हमने जो स्मोक की एक्टिविटी की है इससे हमने गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। The teeny particles of smoke suspended in the air are constantly hit by invisible particles of gases and their movement help us observe the motion of gas particle। जो टीनी पार्टिकल्स हैं स्मोक के वो क्या करते हैं एयर के अंदर कॉन्स्टेंटली इनविजिबल्स जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के वो मूवमेंट करते हैं और वो गैस पार्टिकल्स का जो मोशन होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। This activity can also be demonstrated by using iodine vapor instead of smoke from incense stick।
और ये जो एक्टिविटी है हम आयोडीन के साथ भी कर सकते हैं और अगरबत्ती के साथ तो अभी हमने की है। आयोडीन वेपर्स कैन बी obtained by placing some solid iodines in a closed gas jar for some time shown in the figure 7.8। जो आयोडीन है, आयोडीन के वेपर्स जो हैं वो एक ग्लास के अंदर, देखो डायग्राम में, उसके अंदर क्लोजली हमने obtain iodine vapor can be obtained by placing some solid iodine in a closed gas jar for some time as shown in the figures। जो आयोडीन्स के कुछ आयोडीन वेपर होते हैं उनको एक ग्लास जार के अंदर हमने क्लोजली पैक करके रखा है। डायग्राम में देखो ए पॉइंट जो है उसके अंदर आयोडीन हमने ढक के रखा है। दूसरे डायग्राम में क्या है कि बोथ लिक्विड एंड गैसेज फ्लो एंड डू नॉट रिटेन ए फिक्स्ड शेप। जो लिक्विड और गैस होती हैं वो दोनों ही फ्लो करती हैं, दोनों की शेप फिक्स्ड नहीं होती। दीज प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम सॉलिड एंड क्लासिफाइड दैम एज फ्लूइड्स। ये जो प्रॉपर्टी है ये सॉलिड और फ्लूइड्स के बीच में ही ये डिफरेंस क्रिएट करती है, ये विशेषता बताती है। ठीक है, अब आयोडीन वेपर क्या हो गए, स्प्रेड हो गए फ्रीली इनसाइड द जार। दूसरे जार को हमने प्लेट हटा के उसके ऊपर ढक दिया है, जिससे क्या हुआ, ए वाले जो आयोडीन वेपर थे वो बी वाले जार में ईजिली मूवमेंट कर गए। ठीक है, तो ये आयोडीन की एक्सपेरिमेंट हो गई। अब ये है भाई, हाउ डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो तीनों स्टेट के अंदर कैसे मैटर करता है, कैसे डिफ़र करता है, ये करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ में आ गया है। किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।